अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाजरीन, आज से 6 साल पहले यही सितंबर का महीना चल रहा था और 2015 की एक उदास शाम थी। सूरज ढलता जा रहा था, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापस जा रहे थे। रात की काली चादर दिन की सफ़ेदी को अपने अंदर छुपा रही थी, लेकिन न्यू दिल्ली के अंदर एक बेचैनी फैली हुई थी। ऐसे में इंडिया से एक जहाज़ नई दिल्ली से उड़ान भरता है और सीधा आके खटमंडो नेपाल के अंदर लैंड करता है। इस जहाज़ में से एक बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत निकलती है और जहाज़ से निकल के गाड़ी में बैठ के सीधा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ चल पड़ती है। सारे रास्ते ये शख्सियत इंडिया के अंदर सबसे अहम और सबसे पावरफुल एक पर्सनैलिटी से राब्ते में रहती है और उन्हीं का एक ख़ास पैगाम या ख़ास धमकी लेकर ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं गुस्से में, और उन्हें कहते हैं कि मुझे इंडिया से सिर्फ ये मैसेज आपको देने के लिए भेजा गया है कि जो काम आप करने जा रहे हैं ना, इसके बाद हम आपके साथ क्या करेंगे इसका आपको आइडिया भी नहीं है, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। अगर इसके बावजूद भी आप ये काम करना चाह रहे हैं तो करें, लेकिन अच्छा नहीं होगा इसके बाद आपके साथ। जो होगा वो फिर आप खुद देख लीजिएगा उसको। धमकी देने वाली इस शख्सियत का नाम था जनाबे जयशंकर साहब, इंडिया के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर। और जिस हाई प्रोफाइल इंडियन पर्सनैलिटी की जानिब से वो धमकी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को देने के लिए इनको भेजा गया था, उस हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी का नाम था मोदी साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और जिस काम को करने से वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को रोकने के लिए आए थे ना, वो काम ये था कि नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल अडॉप्ट करने जा रहा था। इससे रोकने के लिए जयशंकर वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि नेपाल के इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया की जो जगह थी ट्रेडिशनली नेपाल के अंदर, उसका जो असर था वो पहले जैसा नहीं रहना था। नेपाल चेंज होने वाला था। नेपाल के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी रहती है, जिन्हें मधेसी कहा जाता है, ये बेसिकली बिहार और इधर से बहुत सारे लोग हैं इनके, और इर्द गिर्द के जो इंडियन स्टेट्स हैं नेपाल के साथ, वहाँ के लोग हैं, इन्हें मधेसी कहा जाता है। दीज आर बेसिकली इंडियंस। इनका असर वहाँ बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में इनका असर कम होकर मुकम्मल तौर पर लोकल जो नेपाली लोग हैं उनका असर नेपाल के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था। इसीलिए इंडिया को गुस्सा था और ये सारी तब्दीलियाँ नेपाल के अंदर उस वक्त आ रही थी जब ये तय था कि इसके चंद ही महीनों के बाद नेपाल ने भी चीन के BRI में शामिल होना था। ये भी तय बात थी। तो जयशंकर साहब नेपाल पहुंचे थे और गुस्से से भरपूर धमकी उन्होंने दे डाली KP ओली शर्मा को एज अ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि उससे पहले इंडिया हर हरबा आजमा चुका था। लालच दी गई, डर दिखाया गया, धमकाया गया, लेकिन बात नहीं बनी थी। एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो खुद आए और उन्होंने ये धमकी दे डाली। और अब ये बात KP ओली शर्मा साहब ने खुद जाहिर कर दी है कि क्या हुआ था 2015 में, क्या हुआ था। उन्होंने खुद ही ये बात जाहिर कर दी है, जैसा कि इंडिया का मशहूर अखबार द हिंदू लिख रहा है कि जयशंकर वार्नड अस अगेंस्ट एडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन 2015। KP ओली शर्मा वो खुद कह रहे हैं कि हुआ क्या था, उन्होंने खुद बताया हुआ है। यानी मुल्क उनका है और डिक्टेशन न्यू दिल्ली से आ रही है। ज़रा आप जुल्म देखें, मुल्क उनका है और डिक्टेशन वहाँ से आ रही है, और ये डेकेड्स से ट्रेंड जारी था, इर्द गिर्द के ममालिक में भी जारी था, चाहे वो भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। न्यू दिल्ली से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती थी इन मुल्कों के अंदर। 2016 तक ये हाल था, बल्कि सिक्किम मुल्क तो हड़प ही कर लिया गया था पास्ट में, एक पूरा का पूरा मुल्क ही हड़प हो गया था। तो इन ममालिक के सियासतदानों को पता था इस चीज़ का कि ये तो एक, यानी इंडिया तो पूरा मुल्क ही निकल चुका है। सिक्किम नाम का मुल्क पहले मुल्क हुआ करता था, जैसे भूटान है ऐसे सिक्किम हुआ करता था मुल्क, उसको निकल चुका है। तो इन लोगों को पता था। तो ये सारे ममालिक जो थे ना, इनके सियासतदान वैसे ही सहमे बैठे थे कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। अगर इंडिया को हमने ना किया, मना किया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन इस सब के बावजूद नेपाल ने ना कर दी थी, जयशंकर साहब को ना कर दी, और साथ ही शटअप बोल के वापस दिल्ली का रास्ता भी दिखा दिया था जयशंकर साहब को। ये वो दौर था जब वहाँ नेपाली नेशनलिज्म जो कि कहीं दब के गुम हो गया था, वो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी वाले दोबारा उभार चुके थे। नेपाली नेशनलिज्म ये दोबारा नेपाल के अंदर उभर चुका था।
अलबत्ता इसकी बड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी नेपाल को। जयशंकर के वापस जाते ही 3 दिनों के बाद नेपाल पर एक कयामत टूट पड़ी थी। मोदी सरकार ने लैंड लॉक्ड नेपाल, जिसकी सप्लाई लाइन पूरी की पूरी इंडिया से जाती थी, वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। कोई परिंदा नेपाल के अंदर पर नहीं मार सकता था इंडिया से, मुकम्मल बंद। और वहाँ मासूम बच्चे दूध तक के लिए तरसते रह गए इस अरसे के दौरान, क्योंकि जाहिर है हर चीज़ इंडिया से जा रही थी वहाँ पर। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर पैदा हो चुके थे। और उधर नेपाल के इर्द गिर्द के मुल्कों के अंदर खड़े होकर हिंदू मजहबी किताब उपनिषद की वर्ष वासुदेवा कुटुम्बकम, जिसका मतलब है होल वर्ल्ड इज फैमिली, इस जैसे बयानात देने वाले हिंदुत्व के नए चेहरे मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो दिखावे के लिए वासुदेवा कुटुम्बकम के डायलॉग मारते रहे और इधर जो बच्चे थे नेपाल के अंदर वो भूख से बिलबिलाते रहे। लेकिन उन बच्चों की तकलीफ पर इंडिया के अंदर जो करता धरता थे वो हंसते रहे कि हमें मना किया, हमें इनकार किया, अब तो हम इनको मज़ा चखाएंगे, और ये मज़ा चख रहे हैं। वहाँ पर हंसी के फवारे न्यू दिल्ली के अंदर जारी रहे कि क्या मज़ा चखाया है हमने इनको। और इस वासुदेवा कुटुम्बकम वाले डायलॉग बाजी में नेपाल की इकोनॉमी का पहिया ही बैठ गया। इंडिया का डर रीजन के अंदर मज़ीद बैठ चुका था, जो कि 2016 के अंदर नज़र भी आया कि जब पाकिस्तान के अंदर सार्क का इजलास होना था, सितंबर 2016 से शुरू होना था ये इजलास, लेकिन इसके 4 महीने बाद ही फरवरी 2017 में इंडिया के सबसे बड़े स्टेट यूपी के अंदर इलेक्शंस भी होने थे, और बीजेपी सरकार को एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम रवायती वोट बैंक लेने के लिए एक बूस्ट चाहिए था। लिहाजा मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान आतंकवादी है, इनको सबक सिखाएंगे, इनको आइसोलेट करेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, सार्क में कोई नहीं जाएगा, पाकिस्तान आइसोलेटेड। लिहाजा इंडिया ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, और साथ ही उन्होंने तमाम मुल्कों को मैसेज भेज दिया सार्क वालों को कि कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो उनके साथ नेपाल वाला सलूक होगा। और सबको नेपाल वाली ब्लॉकेड भी याद थी। एंड नो वन वांटेड टू मेक इंडिया एंग्री एट दैट टाइम। यूपी इलेक्शन तो बीजेपी जीत गई, लेकिन सार्क हार गया जनाब, सार्क हार गया, पूरा रीजन हार गया। बीजेपी की सियासत के आगे, लोकल पॉलिटिक्स के आगे पूरा रीजन हार गया। इसके बाद सार्क ऐसा उजड़ा कि आज तक सार्क दोबारा रिवाइव नहीं हो सका। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भी इंडिया को खुद को ही उठाना पड़ा। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया को खुद को ही उठाना पड़ा कि जब चीन का BRI लॉन्च हुआ है इसके बाद, और चीन का असर सार्क में शामिल तमाम मुल्कों के ऊपर बहुत ही बढ़ गया, तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया के पास कोई फोरम ही मौजूद नहीं था। जो फोरम था वो तो यूपी इलेक्शन 2017 की नज़र हो गया, उसकी बलि चढ़ गया था, मोदी साहब की लोकल पॉलिटिक्स की बलि चढ़ गया था। मोदी जी की जय। ना दोबारा अब इंडिया की जानिब से अब की डेवलपमेंट्स 2021 दोबारा इंडिया की जानिब से, जब इंडिया मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है रीजन में, तो दोबारा इंडिया ने बैक टू द बेसिक्स जिसे कहते हैं ना, तो इंडिया बेसिक्स पर चला गया है और दोबारा अटेम्प्ट्स कर रहा है सार्क को रिवाइव करने के लिए। क्योंकि 2015 वाले इंडिया और आज के इंडिया के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अब नेपाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बॉर्डर इंडिया खोलता है या बंद करता है। श्रीलंका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी तरफ से तमिलनाडु से सिर्फ़ और सिर्फ 50 किलोमीटर दूर चीन को कोई प्रोजेक्ट देने से इंडिया गुस्सा होता है या इंडिया गुस्सा नहीं होता। दे डोंट केयर। अब का साउथ एशिया मुख्तलिफ साउथ एशिया है। अब का साउथ एशिया प्रो चाइना साउथ एशिया है। फॉरेन रिलेशंस जो होते हैं ना, वो चाय बनाने के जैसे आसान नहीं होते कि चीनी कम डल गई तो थोड़ी सी और चीनी डाल दें, पत्ती कम डल गई तो थोड़ी सी और पत्ती डाल दें, इस तरह नहीं होते। फॉरेन रिलेशंस और डिप्लोमेसी चाय बनाने के जैसी आसान नहीं होती। इसमें आपने जगह छोड़ी, आपने गैप छोड़ा, कोई और आकर उसको फिल कर देगा। दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया मौके की तलाश में होती है, हर मुल्क मौके की तलाश में होता है। आप मौका देंगे तो दूसरे उसको ग्रैब कर लेंगे, दूसरी पावर उसको ग्रैब कर लेगी। जैसा कि साउथ एशिया में इंडिया के सार्क वाले गैप को चीन ने फिल कर दिया। तो अब दोबारा इंडियन डिप्लोमेसी 5 साल पीछे चली गई है और सार्क को रिवाइव करने के अटैम्प्ट्स हो रहे थे, यानी कि जहां पर बात टूटी थी वहीं से दोबारा शुरू करने की इंडिया कोशिशें कर रहा है। लेकिन चूंकि इंडिया की अब पहले वाली हैसियत नहीं रही इस फोरम के अंदर, लिहाजा इंडिया के लिए सार्क को रिवाइव करना, अकेले अपने बलबूते पर रिवाइव करना मुमकिन नहीं रहा। इंडियन मीडिया खबर लगा रहा है कि सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उस मीटिंग को कैंसिल करवा दिया है, जो कि इंडिया के लिए एक धचका है। हुआ यह है बकौल इंडियन मीडिया के कि न्यूयॉर्क के अंदर सार्क का इजलास होना था फॉरेन मिनिस्टर्स का,
लेकिन पाकिस्तान ने कहा है उस मीटिंग से पहले कि अफ़गानिस्तान भी तो सार्क का मेंबर है। क्या आप भूल गए सारे? वो भी तो हमारा ही हिस्सा है, सार्क का, इसी का मेंबर है। फिर आप सब ने अपने साथी को अकेला कैसे छोड़ दिया है? उनको कैसे अकेला छोड़ दिया आपने, अफ़गानों को? उनके बिना सार्क का इजलास कैसे कर रहे हैं? उनकी चेयर खाली कैसे होगी? ये तो अच्छा नहीं होगा कि हम बैठे हुए हो, सामने अफ़गानिस्तान की कुर्सी खाली हो। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। लिहाजा उनको भी शामिल करें पहले, फिर हम बैठेंगे और फिर सार्क का इजलास होगा। पाकिस्तान ने क्लियरली कहा है इंडियन मीडिया के बकौल, लेकिन इंडिया ने इस पर एतराज़ किया है। इंडिया ने कहा है कि भाई वहाँ पर जो पहले सरकार थी वो तो गिर गई ना, अब तो वहाँ अफ़गान तालिबान है, तो उनको कैसे बिठाएं? अभी तक तो उनको किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया ऑफिशियली, तो कैसे उनको बिठाएंगे? लेकिन पाकिस्तान का कहना था कि सार्क साउथ एशिया का एक ब्लॉक है, इसमें जो अहमियत, जो हैसियत इंडिया की है, वही अहमियत, वही हैसियत अफ़गानिस्तान और बाकी मुल्कों की भी है। लिहाजा उनके बिना तो सार्क का इजलास नहीं होगा, अफ़गानिस्तान को होना पड़ेगा यहाँ पर। अफ़गानिस्तान जब आएगा जब होगी मीटिंग, ऐसे नहीं होगी। तो मीटिंग कैंसिल हो गई जनाब, एज अ रिज़ल्ट मीटिंग कैंसिल हो गई। ये तो ऊपर ऊपर से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको वो है ना, लेकिन डू यू नो कि असल गेम क्या है? हम आपको पर्दे के पीछे की गेम बताते हैं कि असल क्या होता है पीछे। ये तो सामने नज़र आया है ना, असल जो गेम है ना, रियल गेम, वो अब हम आपको बता रहे हैं कि हो क्या रहा है सार्क में। 2014 से लेकर 2014 से पाकिस्तान ये अटेम्प्ट्स कर रहा है कि सार्क के अंदर चीन भी आ जाए, पाकिस्तान अटेम्प्ट्स कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अलावा वो कहते हैं कि सार्क के बाकी तमाम मुल्कों के साथ चीन के बड़े ही ज़बरदस्त ट्रेड रिलेशंस हैं, बड़ा ही एक इन्फ्लुएंशियल रोल है चीन का। लिहाजा उनका होना यहाँ पर लाजमी है। बल्कि 2014 के अंदर तो हुआ ये कि श्रीलंका और मालदीव को साथ मिला के पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिमांड कर दी थी सार्क में कि चाइना वालों को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि सार्क के तमाम मुल्कों को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है चाइना से, तो हमने उनको ऑब्ज़र्वर की सीट क्यों दे रखी है? उनको तो फुल मेंबरशिप देनी चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सब इस पर राज़ी थे। बांग्लादेश ने ओपनली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से तो वो भी राज़ी थे, हाँ चलो हम उनके फेवर में वोट दे देंगे। नेपाल वाले भी राज़ी थे, सारे राज़ी थे। लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली मना कर दिया था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इंडिया को मालूम था कि चीनी जहाँ घुसते हैं ना, वहाँ लीड करते हैं, ये टॉप पर पहुँचते हैं। तो आज भी 2021 के अंदर भी पाकिस्तान की यही अटेम्प्ट है। मोदी साहब ने जो गलती की ना, उसके बाद उनको अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसका। पाकिस्तान की ये अटेम्प्ट है अब कि इंडिया के अलावा सारे मुल्क ऑन बोर्ड हैं कि चाइना आ जाए, चाइना शुड बी हेयर इन सार्क, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं होने दे रहा। अलबत्ता यह बात तो तय है कि अब जब तक इसके अंदर चीन नहीं आता, ये फोरम डेड हॉर्स रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी आलमी सतह पर। लिहाजा गेम शुरू मोदी साहब ने किया 2016 के अंदर, इस्लामाबाद में होने वाली सार्क को कैंसिल करके गेम उन्होंने शुरू किया है, और इसको ख़त्म पाकिस्तान करना चाह रहा है कि गेम ख़त्म हम करेंगे, और ये गेम तब ख़त्म होगा जब तक चाइना इसके अंदर नहीं आएगा। ये इजलास मीनिंगलेस होगा। ये जो सार्क की जो एक प्लेटफॉर्म है, ये मीनिंगलेस होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, इसकी कोई वर्थ नहीं होगी। चाइना हैज़ टू बी हेयर। इसको यूं समझें कि 2016 में जो मोदी साहब ने गलती की थी सार्क का बायकॉट करके और बायकॉट करवा के, यानी दूसरों को भी बायकॉट करवाया था उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क से, इस गलती को अब सूद समेत चुकाने का वक्त आया हुआ है। यानी ये सारे जो मुल्क हैं, ये इंडिया से प्रिंसिपल नहीं ले रहे सिर्फ कि सार्क को रिवाइव करो, नहीं, ये सारे मुल्क कह रहे हैं कि ये सूद के साथ इंडिया को ये गलती की भरपाई करनी पड़ेगी, और सूद के साथ भरपाई इस तरह होगी कि इसमें यू हैव टू ऐड चाइना आल्सो। इन तमाम मुल्कों के ऊपर चाइना का असर आया हुआ है, और ये सारे एक तरफ हो गए। चाइना की इंक्लूजन के लिए ये सारे मुल्क तैयार हैं, और जब तक चाइना नहीं आएगा सार्क नहीं उठेगा। सार्क ऐसा ही लूला लंगड़ा घोड़ा बन के पड़ा रहेगा ज़मीन पे।